मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 को ध्यान में रखते हुए हम सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण निचोड़ आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे गणित का संपूर्ण निचोड़। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होगा जिन्हें मैथ में कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों, यदि आपका मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप मैथ में पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम वैसे प्रश्नों को लिए हैं जिस प्रश्न को बनाने के लिए ना तो कॉपी की ज़रूरत होगी और ना ही पेन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये वैसे प्रश्न हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखते ही आप खटाखट सही कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो चैप्टर 1 से है, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, प्रश्न है 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा यदि आप मैट्रिक में पढ़ते हैं। क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों, इन दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके गुणनफल करने से अच्छा है कि इन दोनों संख्या को ही गुना कर दे, तो इसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, 25 और 50 को गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1250। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या रूट से अगर बाहर निकल जाए तो वो परिमेय होगा, और रूट से बाहर नहीं निकले तो वो अपरिमेय होगा। और याद रखिएगा, जब भी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा, जब भी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जब भी रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। और दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए तो वो क्या होता है? आपका अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। दोस्तों, जब भी अभाज्य संख्या रूट में दिखे वो अपरिमेय होगा। चलिए, ऑप्शन ए में देखिए रूट 3 है, ये अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। यहाँ ऑप्शन बी में देखिए रूट 5/5 है। दोस्तों, ऊपर में है आपका अपरिमेय संख्या, नीचे में है आपका परिमेय संख्या। दोस्तों, जब भी एक संख्या परिमेय हो, एक संख्या अपरिमेय हो तो टोटल कुल मिलाकर अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब यह है दोस्त, यदि आप चोर के साथ घूमेंगे तो चोर ही कहलाएंगे। तो रूट 5 है आपका अपरिमेय संख्या और 5 है परिमेय संख्या, लेकिन ये दोनों एक साथ में है, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें ढूंढना है कौन परिमेय है। दोस्तों, यहाँ सी में देखिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 आपका क्या है? परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और डी में रूट अंडर 7 है, 7 अभाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न में हम आपको पूरा समझा दिया। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? दोस्तों, फिर से वही बात है, आपको परिमेय ढूंढना है। दोस्तों, यहाँ देखिए रूट 25 का 5 निकल जाएगा और रूट 49 का 7 निकलेगा। दोस्तों, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिख रहा है ये सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है रूट के अंदर में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 6/15। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों, शांत अशांत का नाम तो आप सुने ही होंगे। दोस्तों, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 अगर आ जाए, या तो 2 5 दोनों रहे, या सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या आएगी, जैसे 3 7 13, तो वो आपका अशांत होगा। दोस्तों, 6/15 है, इसको पहले आप 15 को तोड़ेंगे तो 15 को 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं, और ऊपर में है आपका 6, तो आप कहेंगे 3 और 5 आ गया अभाज्य गुणनखंड में तो ये अशांत होगा। नहीं दोस्त, ये 3 से ये 6 कट जाएगा, तो एक बार आपको काट के देख लेना है। तो ये हमारा 2/5 बचेगा। दोस्तों, ये शांत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। उम्मीद करते हैं अब अशांत आप ढूंढ लेंगे। नीचे में जो संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे, यदि उसमें 3 7 13 ये सभी आएगा तो वह अशांत होगा। दोस्तों, ऑप्शन ए में देखिए 18 है, 18 को तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें 3 आ जाएगा,
और 3 आ जाएगा तो फिर ये अशांत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी बी में देखिए 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 2 आएगा 3 बार, और सी में है हर में जो है आपका कितना है 2000 है, इसको तोड़ेंगे 2 और 5 आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ अशांत पूछा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट कह रहा है महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, ए भी है आपका 2 संख्या है, इसका एचसीएफ गुना इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम बराबर होगा। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा, बस यही आपको देखना है। दोस्तों 625 तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि 25 गुना 25 625 होता है, 25 गुना 25 625 होता है, और 25 में 2 5 है, और इस 25 में भी 2 5 है। कहने का मतलब ये है टोटल 625 में 5 कितना है 4, तो 5 का घात कितना होगा 4 होगा ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी 5 4 बार आने वाला है। इसी प्रकार से आपको कोई भी संख्या दे देगा, बोलेगा उसमें 2 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, तो आप उसको तोड़ लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दोस्तों 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, इसे आप याद कर लीजिए दोस्त। ये याद करने वाला प्रश्न है, ये बनाने वाला प्रश्न नहीं है। एग्जाम हॉल में आप देखेंगे खटाक से मार देंगे अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, अब कैसे होगा दोस्तों, जैसे 1 है, 1 लिए और 10, 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, आप कहेंगे 9, लेकिन दोस्तों इसके बीच में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, वगैरह वगैरह बहुत सारा है, इसलिए इसका आंसर होगा अनंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों अभी हम आपको डिटेल में बता दिए परिमेय संख्या के बारे में, जो रूट से निकले परिमेय होगा। देखिए 49 का निकल जाएगा 7, 7 गुना 7 49 होता है, तो एक 7 निकल जाएगा। 64 का 8 निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। तो दोस्तों परिमेय ही पूछा था, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। बाकी ये जो है ये सब रूट के अंदर में अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 81 का 9 निकलेगा, लेकिन यहाँ 91 का नहीं निकलेगा, तो 1 तो निकल गया, तो 1 ऊपर में हो गया 9, अब बटे रूट के अंदर में रहेगा 91, तो 1 है परिमेय 1 है अपरिमेय। तो अभी हम आपको बताए थे चोर के साथ में यदि अच्छे आदमी भी घूमेंगे तो चोर ही कहलाएंगे। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर अपरिमेय ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा। एक परिमेय लेंगे एक अपरिमेय लेंगे तो मिला करके तो अपरिमेय ही तो होता है। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों अभी हम आपको बताए थे अनंत। दोस्तों बहुत सारा प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे, जिससे आपको बार बार देखने से याद भी हो जाएगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय बताना है तो ऑप्शन सी देखिए, रूट अंडर 25 है नहीं, 2.5 है, 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्त, तो यही हो जाएगा अपरिमेय। यदि 25 रहता तो 5 निकल जाता, बाकी ऑप्शन में देखिए वो बाहर हो जाएगा। 49 का 7 निकल जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, और ये 64 का 8 और 36 का कितना निकलेगा 6। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है। चलिए अभी जो आपको दिख रहा है ये 3 प्रश्न, ये तीनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखने में बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन इसे एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। दोस्तों जब भी वृत्ताकार पथ बोले, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक 4 धावक 5 धावक 2 धावक जब भी बोले एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है। ये अंक अलग अलग दे सकता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा, ऐसा प्रश्न जब भी रहे दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है फिर क्या ही बोले हम। दोस्तों एलसीएम तो आता है ना, आप इसका एलसीएम मन ही मन निकाल सकते हैं और आंसर सही कर सकते हैं। दोस्तों 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा लगता है, बाकी सब बातों को भूल जाइए, एलसीएम निकाल दीजिए 3 4 8 का। दोस्तों 3 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा, तो आपका आंसर होगा 24 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे अंक अलग अलग है, 1 घंटे 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, इसमें भी
एलसीएम निकालना है। दोस्तों बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 1, 3, 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे। बस इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 12 घंटे। एलसीएम तो आपको आता ही होगा। रूट 2 क्या है, अभी हम आपको बताए थे रूट 2, 2 अभाज्य संख्या। दोस्तों ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है रूट 3 है। दोस्तों ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए फास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 रूट 3 है। 3 रूट 3 है। दोस्तों 3 तो हो गया आपका परिमेय, लेकिन रूट 3 हो गया अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय मिला तो हो गया अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है छूटा हुआ है, 1.2, उसके बाद 111 है, फिर 2 है, 111 है, फिर 2 है, उसके बाद फिर 4 1 है। इस तरीके से है। दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, कंसेप्ट को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1.444 डॉट 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 आने लगे, तो दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं 4 पर रेकरिंग लगाकर। 1.4 पर रेकरिंग, अगर हम रेकरिंग लगा के रोक दिए तो वो आपका हो जाएगा परिमेय, और अगर रेकरिंग लगा के नहीं रोक पाएँ तो वो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद एक बार आया, पॉइंट के बाद 211 आया, फिर 2111 आया, फिर देखिए 21111 आया, डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग रेकरिंग लगाकर नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। रोक दिए तो परिमेय, नहीं रोक पाए तो अपरिमेय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में π/2 क्या है। दोस्तों आपको पता होगा पाई अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। तो पाई आपका है अपरिमेय और 2 है परिमेय। जब ये दोनों आपस में मिल गया तो हो गया अपरिमेय। बोले ना, एक परिमेय एक अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा। दोस्तों 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका जो मोसो होगा ना हमेशा 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, उसका मोसो निकालिएगा 1 ही होगा हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों अनंत हो सकता है। अभी हम आपको 3 प्रश्न करवा दिए ये वाला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या हम वीडियो की शुरू में बताए थे, वह संख्या जो किससे कटे, खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, 11 ये अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन सा परिमेय संख्या है ये देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में √11 है, ये अपरिमेय संख्या होगा। √15 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन आपका कहना होगा 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये रूट में है तो कैसे आपका हो गया अपरिमेय। दोस्तों 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 15, 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। आगे है देखिए, सी में है √9, √9 का निकल जाएगा 3 और √16 का निकल जाएगा 4, तो 4 × 12 हो गया। तो ये सी में जो है ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है निम्न में कौन अलग है। अलग कहने का मतलब क्या है, 3 समान होगा 1 अलग होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में 5/3 है, ये परिमेय संख्या है। बी में 16/4 है। दोस्तों 16 का निकलेगा 4 और 4 का निकलेगा 2, तो 4/2 हो गया, तो ये भी परिमेय हो गया। आगे देखिए डी में 25 का निकलेगा 5 और 9 का तो 9 ही रहेगा, तो 5/9 हो गया, ये भी आपका परिमेय हो गया। लेकिन सी में आपका क्या है, अपरिमेय है, √2/5 है। √2 है अपरिमेय, 5 है परिमेय, मिला करके क्या हो गया अपरिमेय। तो ऑप्शन सी क्या है, अलग है, बाकी तीनों समान था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो और ए बी का लोसो किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ए गुना बी के बराबर होगा, यानी एलसीएम गुना इससे बराबर
क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल a गुना b के बराबर होगा। ये भी प्रश्न आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय बताना है, √3 अपरिमेय है, और यहाँ पे देखिए 4 है आपका परिमेय, √5 है आपका अपरिमेय। लेकिन जब ये दोनों मिल गया तो ये हो गया आपका क्या, अपरिमेय, और √6 भी आपका क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, ये आपका परिमेय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 25 को काटिए, सॉरी 75 है, 75 को काटिए 25 से 3 बार में, और 48 को काटिए 16 से 3 बार में। ठीक है, तो ये दोस्तों 25/16 होगा, 25 का 5 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सभी अपरिमेय है, आप एक बार देख सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न है इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों दो क्रमिक सम संख्या, जैसे पहला सम संख्या 2 हो गया, दूसरा हो गया 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों 2 होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। दोस्तों 1440 में 2 का घात क्या होगा, यदि आप इसको तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 कितनी बार आने वाला है। आप कमेंट में बताइएगा कि 2 कितनी बार आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का बहुत सारा प्रश्न है, आप इसे देख लीजिए, ये सभी हम बता भी चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 + √2 क्या है, ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2 है आपका परिमेय, √2 है अपरिमेय, जब ये मिलेगा तो हो जाएगा अपरिमेय। चलिए देखिए पाई क्या है। दोस्तों पाई आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साइड में आपको आंसर भी दिख रहा है कि कौन ए होगा या बी होगा, साइड में लिखा हुआ है। √2 क्या है दोस्तों, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको बता दिए। 3 - √3 क्या है दोस्तों, ये भी अपरिमेय है। 7 √5 क्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। आगे है 1/√2, ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए 0.12, वही प्रश्न जो हम पीछे आपको बताए थे, रेकरिंग वाला है। तो दोस्तों इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और आगे है 2.13, 11, 31, 11, इसको भी रोक नहीं सकते हैं, ये भी होगा अपरिमेय संख्या। रेकरिंग लगा के रोक नहीं सकेंगे तो अपरिमेय होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कि कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। 49 का 7 निकलेगा, 64 का 8 निकलेगा, तो बाकी सभी का नहीं निकलेगा, तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कौन अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों अनंत हो सकता है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है। दोस्तों अभी हम बताए थे 1 होता है। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। नेक्स्ट है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों ये भी प्रश्न हम आपको अभी करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन परिमेय है। तो दोस्तों ये बी वाला होगा, √2 से √2 कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। अभी ये प्रश्न बताए थे। दोस्तों एक ही प्रश्न को 2 बार 3 बार रखने का मकसद है कि आपको दिमाग में सही से बैठ जाए। इसका आंसर होगा ए गुना बी। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से अब हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है, त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं दूसरे चैप्टर में, बहुपद वाले चैप्टर में। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। दोस्तों त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। एक घातीय बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। ये तीनों बात याद रखिएगा, जितना घात उतना शून्यक। नेक्स्ट है, यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन है। दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, px बराबर qx गुना gx प्लस rx। rx शेषफल होता है, gx भागफल होता है, और सॉरी gx आपका क्या होता है, gx होता है आपका भाजक, और qx भागफल होता है, px भाज्य होता है। इसे याद कर लीजिएगा, px बराबर qx गुना gx प्लस rx। rx रिमाइंडर वाला याद रखिएगा, ये जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट है, यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपको x अक्ष को याद रखना है। x अक्ष को रेखा जितनी बार कट करेगी उतना शून्यक होगा। दोस्तों ये रहा x अक्ष। देखिए यहाँ पे एक रेखा खींचा गया, वो x को कितनी बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 3 बिंदु पर कट किया है। दोस्तों इसका 3 शून्यक होगा। x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी हम बताए थे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात का 3।
नेक्स्ट है द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है 4x² माइनस 9 के शून्यक हैं। दोस्तों इसके लिए, इसको बनाने के लिए आपको बराबर 0 लेना है। 4x² माइनस 9 बराबर 0 लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 को उस पार भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 बटे में जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 3/2 और माइनस 3/2, क्योंकि ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट में हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, -b/a याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, आपको बताना है कौन बहुपद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे रूट में x है, चर राशि रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे माइनस में है घात, तो माइनस में घात रहता है तो बहुपद नहीं होता है। और ये 1/x² है, 1/x² है, इसको जब पलटेंगे तो ये x पर पावर -2 हो जाएगा, तो ये भी घात माइनस में गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बहुपद है। दोस्तों ये जो x है ये रूट में नहीं है, ये बाहर में है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, बोल रहा है कौन बहुपद नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, नहीं है तो ये x प्लस 1/x जो है ये नहीं होगा, x प्लस 1/x है, इसको पलटेंगे तो x पर पावर -1 होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, बाकी सभी बहुपद है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न है ये 3 प्रश्न सेम टाइप के हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/c। बस इसी फॉर्मूला से सभी प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए b का मान, दोस्तों ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। दोस्तों यहाँ पे b का मान 1 है, प्लस में 1 है तो 1 हो गया, और फार्मूला में माइनस है तो -1/c। c का मान भी 1 है तो c का मान 1, -1/1 होगा अर्थात -1 होगा। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसी फार्मूला पे बैठा करके आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, इसका भी फार्मूला वही होगा -b/c। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो b का मान है यहाँ पे -5 है b का मान, और फार्मूला में भी माइनस है तो पहले से माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -b/c होता है फार्मूला। तो b का मान पहले से माइनस में है तो प्लस में हो गया 5/c। c का मान कितना है, 7 है, c का मान 7 है तो 5/7 होगा, ऑप्शन बी होगा। इसी तरीके से आप ये प्रश्न को बना सकते हैं। ये 2 प्रश्न आप देख सकते हैं कैसे कैसे बना है, और आंसर भी बगल में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कौन बहुपद नहीं है, तो दोस्तों बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि रूट में x है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए px बराबर दिया x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे इंटू है, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इस फार्मूला पे बैठाएंगे दोस्तों, c का मान है 5, a का मान है 1, तो दोस्तों 5 होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद x² माइनस 4x और प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। यदि आप इस पे बैठाएंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल बोला है अर्थात अल्फा इंटू बीटा, उसका मान होता है c/a होता है। गुणनफल बोले तो c/a होगा, जैसे कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था। दोस्तों c का मान है 1 अब बटे a का मान है 4, तो 1/4 ऑप्शन सी होगा, और यहाँ पे देखिए आंसर भी दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है यदि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जिसे आप देखते ही बना देंगे। दोस्तों b का मान कितना है, पहले से माइनस में है तो प्लस में 5 होगा, बटे a का मान कितना है 3, तो 5/3, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ आंसर आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है, यदि बहुपद इस तरीके से यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा है, इसका मान होगा c/a, तो आप बना सकते हैं और आपको आंसर भी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये त्रिघातीय बहुपद का है, इसे याद रखिएगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। दोस्तों इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है -d/a होता है।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। दोस्तों डी का मान 6 है, फार्मूला में माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा और बटा ए हो जाएगा, ए का मान कितना है 5, तो माइनस 6/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये ऑप्शन सी वाला होगा, ये होता है। नेक्स्ट है कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे, एक घात वाला बहुपद को कहते हैं। दोस्तों एक घात वाला बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है, ऑप्शन बी वाला जो 1 है ये भी बहुपद है। जितनी भी संख्या है वो सभी बहुपद होते हैं। कौन बहुपद है, यहाँ से देखिए कौन सा बहुपद होगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी वाला बहुपद होगा। ये प्रश्न भी हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। दोस्तों एक घात वाले बहुपद पूछे या बिना घात वाले बहुपद पूछे वो रेखिक बहुपद होता है। रेखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, एक घात तो छुपा हुआ रहता है दोस्त, जैसे x है तो इस पे घात 1 है, छुपा हुआ है, तो 1 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है। तो बिना घात वाले बहुपद को भी रेखिक बहुपद कहते हैं और एक घात वाले बहुपद को भी रेखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है कौन रेखीय बहुपद है, वही प्रश्न आ गया, कौन रेखीय बहुपद है जिसका घात 1 हो। दोस्तों इसका घात 2 है, द्विघातीय, ये तो बहुपद होगा ही नहीं, और ये त्रिघातीय बहुपद होगा, अधिकतम घात 3 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घात 1 है तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद यानी रेखीय बहुपद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखते हैं इसके सवाल को। दोस्तों पहला सवाल है समीकरण निकाय। समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 का कोई हल नहीं होगा यदि। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ये चारों को हम बता देते हैं। दोस्तों ये जो है बी वाला a1/a2 बराबर नहीं b1/2, इसके लिए क्या होगा, इसका एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होगा, और इसका जो रेखा होगा वो रेखा होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और दोस्तों ये होगा आपका संगत, ये क्या होगा आपका संगत होगा। ये 4 बात आपको यहाँ से याद रखना है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होगा, तो पहली बात इसका एक हल होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा और ये संगत होगा, और इसी को अविरोधी भी बोलते हैं, अविरोधी। ये 4 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन सी में, इसको देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अर्थात तीनों बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो रेखा होगा वो रेखा होगा संपाती। रेखा क्या होगा, संपाती होगा, और जब रेखा संपाती होगा तो इसका जो हल होगा ये हल होगा आपका अनंत। इसका हल होगा अनंत होगा, और इसका जो इसे जो कहेंगे उसे संगत कहेंगे। ये भी संगत होगा लेकिन इसका हल होगा अनंत, और रेखा होगा संपाती, और इसको बोलेंगे आश्रित। चलिए एक ऑप्शन और देखिए, जो ये डी में है, ये डी वाला को देखिए। डी में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जब ऐसा कंडीशन में होगा तो पहली बात याद रखना है कि ये होगा आपका असंगत। क्या होगा, असंगत, और रेखा होगा समांतर, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि ये रेखा होगा समांतर, रेखा मिलेगा ही नहीं तो किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, और रेखा होगा समांतर, और इसे कहेंगे विरोधी, और ये होगा असंगत। इतना सा बात याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों a1 a2 b1 b2 ये कैसे होता है, जैसे एक समीकरण से हम समझाते हैं। ये रहा आपका 4x प्लस ये रहा आपका 2y बराबर यहाँ पे ले लिए 4, तो ये एक समीकरण हो गया। फिर ले लिए 5x और प्लस ले लिए आपका यहाँ पे ले लिए 3y बराबर यहाँ पे ले लिए 2। इस तरीके से हो गया। दोस्तों ऊपर वाला समीकरण 1 हो गया, नीचे वाला समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों ये होता है a b c। तो दोस्तों a1 ऊपर वाला समीकरण 1 है तो a1 का मान 4 होगा, b1 का मान 2 होगा, c1 का मान 4 होगा। नीचे में जो है ये होगा a2 5 और b2 3, c2 2 होगा। इस तरीके से बैठाएंगे। दोस्तों बैठा के देखते हैं। a1 का मान कितना है 4, तो दोस्तों a1 का मान हो गया 4 बटे a2 का मान कितना है 5, तो 5 हो गया, बराबर करना है। उसके बाद b1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब बटे b2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तरीके से ये हो गया 4/5 और 2/3। क्या दोनों बराबर है, तो दोस्तों ये बराबर नहीं है। तो नहीं है तो ये किस पे आया, तो ये b वाला जो था इस पे आ गया। तो ऐसे में हम इसमें क्या बताए थे, जब ऐसा होगा तो बोलते थे रेखा प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, संगत होगा। ये होता है तरीका। चलिए
नेक्स्ट सवाल को देखिए, बोला है यदि समीकरण निकाय इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। दोस्तों प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा बताइए, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिच्छेद करे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो केवल एक हल होगा। रेखा अगर संपाती होगा तो अनगिनत हल होगा। यदि रेखा समांतर होगा तो दोस्तों उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है यदि समीकरण फिर से आपको दिया हुआ इस तरीके से, बोला है आलेख यदि परस्पर समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, बस आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है यदि समीकरण निकाय आपको उसी तरीके से a1 b1 a2 b2 c2 का मान दिया हुआ है। बोला यदि आलेख क्या हो, इस बार संपाती हो, संपाती रेखा का मतलब क्या हुआ, रेखा पर रेखा संपाती हो तो दोस्तों वो क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय मतलब एक हल होता है, वह समीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका अविरोधी। और जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो होगा विरोधी, और जिसका अनेक हल होगा उसे कहेंगे आश्रित, याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं होगा तो विरोधी, ठीक है, विरोधी होगा। अभी हम आपको ऊपर भी बताए थे, कोई हल नहीं होगा तो विरोधी, एक हल होगा तो अविरोधी, अनेक हल होगा तो आश्रित। नेक्स्ट है यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण कहलाता है, अनगिनत हल हो तो आश्रित कहलाता है। चलिए सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसे भी देख लीजिए, फिर से आपको बोल रहा है समीकरण निकाय इतना इतना दिया हुआ है तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब एक हल होगा, तो दोस्तों एक हल होने के लिए क्या होना होगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसी को प्रतिच्छेदी रेखा भी कहेंगे, इसी को अविरोधी भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि अनगिनत हल हो, अनगिनत हल होने के लिए तीनों बराबर होगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी में है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है, इसका अनगिनत हल होगा। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में बिना बनाए आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यदि समीकरण रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 में x का मान -2 है तो y का मान क्या होगा। दोस्तों x का मान -2 है तो यहाँ पे -2 रख देंगे x की जगह, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 2y है आ जाएगा बटे में 2 तो 6 हो जाएगा। दोस्तों बोला एक रैखिक समीकरण का घात होता है, दोस्तों एक रैखिक समीकरण बोले या एक रैखिक बहुपद बोले, उसका घात जो होता है उसका घात कितना होता है, 1 होता है। चलिए और एक दो प्रश्न देख लेते हैं इसका। बोला है युगपत समीकरण, आपको समीकरण दिया हुआ है, बोला निकाय है यानी ये असंगत है, अद्वितीय हल है या क्या है, तो दोस्तों इसको बैठा करके देखना होगा। ये 2/4 था, कट करके 1/2 हुआ, और 3/6 था, ये कट करके भी 1/2 हो गया, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। आगे जो था C1/C2, C1 का मान 5 और C2 का मान 9, तो दोस्तों ये 5/9 हुआ, तो दोस्तों ये समांतर है, यहाँ पे नहीं मिला ना, पीछे हम आपको बताए थे। दोस्तों समांतर जब होता है तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उससे बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। चलिए नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण इतना का हल क्या होगा, संपाती होगा। दोस्तों संपाती होने के लिए तीनों बराबर होता है। दोस्तों आप किसी दो को लेकर के इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों के का मान निकालना है तो आपको लेना है a1 का मान, a1 का मान कितना 1/a2 का मान कितना है, a2 का मान है 2, अब बराबर लेना है आपको b1 का मान है 2 और b2 का मान है k। इसको सोल्व करेंगे तो k गुना 1 k हो जाएगा, बराबर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे हम लोग एपी के वे सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये वैसे प्रश्न है जिसे बनाने के लिए ना तो पेन की ज़रूरत पड़ती है ना ही कॉपी की। देखिए एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। दोस्तों सार्वंतर क्या होता है, अर्थात कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दोस्तों बीच का अंतर कॉमन डिफरेंस कितना करके ये बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 4 से 10 हुआ कितना बढ़ा 6, 6 से 16 हुआ कितना बढ़ गया 6, और 16 से 22 हुआ 6 बढ़ा। दोस्तों सार्वंतर का मतलब हुआ बीच का अंतर कितना करके बढ़ रहा है, तो दोस्तों ये 6 करके बढ़ रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है यदि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर -3 है तो इसका 9वां पद क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी 9वां पद पूछे तो आपको फार्मूला लगाना है a + 8d का। 9वां पद बोले तो a + 8d।
सातवां पद बोले तो a प्लस छोटी, एक घटा करके इस फॉर्मूला से निकलता है। दोस्तों a मतलब पहला पद होता है, पहला पद 4 है और सार्वंतर -3 है, यानी d का मान -3 है, तो a का मान 4 रखेंगे प्लस 8 गुना d का मान -3 रखेंगे। -3 रखेंगे तो ये 8 या 24 होगा माइनस में, और ये 4 है आपका प्लस में, तो ये दोस्तों -20 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है AP का सामान्य पद 3n+5 है, तो सार्वंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो n है इसका मान 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे तो ये AP बनेगा, और जो AP का सार्वंतर होगा वो 3 होगा, यानी 3 3 करके बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर क्या होगा। दोस्तों सार्वंतर पूछा गया है, यानी कितना करके बढ़ रहा है। दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा कितना करके बढ़ रहा है, तो हम लोग ये जानने के लिए आगे से पीछे वाला को घटा देंगे। आगे में है √8, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्यों? क्योंकि 8 में 3 2 आएगा, 3 2 में से 1 2 निकल जाएगा जोड़ा लगाने पर, और 1 अंदर में रहेगा। अब माइनस कर देंगे पहले वाला को, आगे में से पीछे वाला को घटाते हैं, तो इसको घटा देंगे, 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो √2 आएगा इसका आंसर। दोस्तों ये पहला जो है ना, यही इसका सार्वंतर हो जाएगा √2। चलिए नेक्स्ट है यदि AP का सामान्य पद, ये प्रश्न अभी हम आपको बताए थे, इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा सार्वंतर। नेक्स्ट है 0.6, 1.7, आगे है 2.8 है, 3.9 है, डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। दोस्तों इसका सार्वंतर बताना है तो हम क्या बताएं, आगे से पीछे वाला को घटा देंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा, यानी 1.7 में से 0.6 को घटाना है। इसको घटाएंगे तो बताइए कितना होगा। दोस्तों 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ 1.1 होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों nवां पद जब भी निकालने की बात हो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, A + n-1 इंटू D होता है nवां पद का फॉर्मूला, याद रखिएगा। nवां पद का फॉर्मूला ये होता है, और इसी को n के जगह अगर बोले 7वां पद 8वां पद तो उससे कम करके हम लोग लिखते हैं। जैसे बोलेगा 8वां पद तो A + 7D, शॉर्टकट में A + 7D। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है, देखिए उसी फॉर्मूला पे ये 3 प्रश्न है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 1 2, बाकी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है AP 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। दोस्तों 10वां पद बोला है, तो 10वां पद बोला है तो हमको इसमें क्या निकालना होगा, लिखेंगे A + 9D। A का मान मतलब पहला पद, A मतलब पहला पद, तो यह हो जाएगा 2 और प्लस 9 गुना D। कितना करके बढ़ रहा है दोस्त, तो ये 5 5 करके बढ़ रहा है। 2 से 7 हुआ 5 बढ़ा, तो D का मान डिफरेंस 5 हो गया। 9 5 45, 45 2 47, ऑप्शन सी सही हो गया। इसी तरीके से आप इन दोनों प्रश्न को भी बना सकते हैं। चलिए एक और हम बना देते हैं। बोल रहा है 10 7 14 का 30वां पद क्या होगा। दोस्त 30वां पद पूछा है, तो 30वां पद के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, तो 30वां पद के लिए लिखेंगे A + 29D, A + 29D लिखेंगे। A मतलब पहला पद, A का मान कितना है 10, तो दोस्तों ये हो गया 10 प्लस 29 गुना D का मान कितना है दोस्तों, कितना करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो कितना करके घट रहा है, 3 3 घट रहा है। 10 से 7 हुआ 3 घटा, 7 से 4 हुआ 3 घटा, तो दोस्तों 3 घटा तो माइनस में 3। इसे हल करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 29 या कितना होगा 9 या 27 की 7 और 3 दूनी 6 2 8 -87 और प्लस में 10 है, प्लस में क्या है 10 है। इसे सोल्व करेंगे तो -77 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरीके से आप ये प्रश्न को भी बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है इसे आप याद ही कर लीजिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, तो दोस्तों इसका होता है 960 होता है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होता है। नेक्स्ट है त्रिभुज वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट सब उनको लिया गया है। सभी वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बोल रहा है 2 त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज आपका समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब भी बोले 2 त्रिभुज समरूप है और उसका भुजा का अनुपात दिया हुआ है 2 और 5, दोस्तों 2:5 का मतलब हुआ 2/5 इस रूप में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। दोस्तों जब भी 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4
और 5 का स्क्वायर 25, यानी 4:25 होगा, या इसी को बोल सकते हैं 4/25। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, जब भुजा का अनुपात दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दे, जैसे 4:25 दे, और भुजा का अनुपात पूछ ले तो दोस्तों इस पर रूट चढ़ा करके हल करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, 25 का निकलेगा 5, ये हो गया 2:5, अर्थात इसी को बोलते हैं 2/5, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समरूप है, 6 और 3 दिया हुआ है भुजा, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। दोस्तों ये 6 और 3 है तो इसको लिखेंगे 6/3, ठीक है। और पूछा है आपसे क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कटेगा 9 चौके 36 4 बार में, यानी ये 4/1 रहेगा, यानी इसको फिर लिख सकते हैं 4:1। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से बोल रहा है दो त्रिभुज समरूप है और उनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर पहले करेंगे 16, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। फिर कभी मान लीजिए ये क्षेत्रफल का अनुपात देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर हम लोग रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा करके इसे निकाल लेंगे, तो फिर भुजा का अनुपात निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और ये 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल इस बार दिया है, इस बार क्षेत्रफल दिया है 9 और 16 दिया है, और आपसे पूछ रहा है भुजा का अनुपात क्या होगा? तो बस इस पर स्क्वायर है, मतलब रूट चढ़ा देना है, तो 9 का निकलेगा 3 और 16 का निकलेगा 4, 3/4, इसी को लिख सकते हैं 3:4। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था थेल्स ने कहा था। थेल्स पर में हम आपको बताए थे कि जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है जो अन्य भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो समान अनुपात में बढ़ जाता है। ये थेल्स पर में थेल्स साहब के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये भुजा का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात आप अब बता सकते हैं। चलिए सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है समबाहु त्रिभुज, आपको दिया हुआ ये प्रश्न अभी हम आपको करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का पूछा है तो इस पर स्क्वायर करेंगे दोस्त। इस पर स्क्वायर जब करेंगे तो आपका होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो हमें आंसर में चाहिए 9:25। तो 9:25 यहाँ बी में दिया हुआ है, लेकिन ये बी नहीं होगा क्योंकि वो रूट में है। हमको बाहर में चाहिए कितना? 9:25। तो दोस्तों ये 81 का निकलेगा 9 और ये 625 का निकलेगा 25। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, रूट में दिया है लेकिन रूट में होगा नहीं, उसे बाहर करेंगे तो ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसके देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न वैसे प्रश्न है जिसे बनाना नहीं है, बस देखते ही आंसर करना है। बोल रहा है बिंदु 8, -8 किस चतुर्थांश में होगा? दोस्तों आपको याद रखना है कि जब प्लस प्लस रहे, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा जो बिंदु होता है वो x, y होता है। x, y होता है और x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। यदि भुज और कोटि अर्थात x, y दोनों प्लस प्लस में हो तो ये होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, और क्या हो? भुज हो माइनस में और कोटि हो प्लस में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और भुज और कोटि दोनों माइनस में हो तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश में, और यदि भुज हो प्लस में और कोटि हो माइनस में तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। बोला 8, -8 किस चतुर्थांश में होगा? दोस्तों यहाँ पे भुज है प्लस में, कोटि है माइनस में, ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। इसी को पलट देते ना, -8 को इधर कर देते, +8 को इधर कर देते, तो ये हो जाता द्वितीय चतुर्थांश में।
नेक्स्ट है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। दोस्तों जब माइनस माइनस रहे तो तृतीय चतुर्थांश होगा। आगे फिर बोला -4 -8 किस में स्थित होगा। तो दोस्तों दोनों माइनस है, भुज और कोटि दोनों माइनस है, तो ये भी तृतीय होगा। माइनस माइनस तृतीय में होगा, प्लस प्लस प्रथम में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है, मूल बिंदु से दूरी होगी। दोस्तों मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो x है उसका स्क्वायर करना है, जो y है उसका स्क्वायर करना है रूट में। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान है 3 और y का मान है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25। अब 25 का निकलेगा 5, ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा मूल बिंदु से जब दूरी पूछे रूट में कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका x, y, यही होता है आपका बिंदु। जब बोले कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो x अक्ष से दूरी y कहलाएगा, y अर्थात कोटि। ठीक है, जब y अक्ष से बोले तो y अक्ष से बोलेगा तो क्या कहलाएगा, x अक्ष। बस यही मामला है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो x कहलाएगा। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, x होता है और y होता है। y से दूर कौन है, x, x से दूर कौन है, y। बस y अक्ष से दूर x, x अक्ष से पूछेगा तो y। चलिए नेक्स्ट है -8,6 किस चतुर्थांश में है। देखिए इस बार माइनस में भुज जो है, भुज माइनस में है, ये हो जाएगा आपका किस में, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। यानी ये ऐसे कर देंगे, 6 - 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा किस में, चतुर्थ में। पहले प्लस बाद में माइनस तो चतुर्थ, अब पहले माइनस बाद में प्लस तो द्वितीय होगा, दोनों माइनस तो तृतीय होगा। ठीक है, चलिए ये जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी सेम है, -3 और -4 और प्लस में 3 है, किस चतुर्थांश में होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका द्वितीय में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अभी हम बताए थे x अक्ष से दूर क्या होगा, y, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y को क्या कहते हैं, कोटि। दोस्तों अभी हम आपको बता देते हैं, जो शुरू में रहता है ना उसको भुज बोलते हैं और जो लास्ट में रहता है उसको कोटि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि -4,3 में भुज क्या है, तो भुज होगा 4 और कोटि पूछ देगा तो कोटि होगा 3, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु -10,6 तथा -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। दोस्तों मध्य बिंदु बोले तो पहला वाला ब्रैकेट का और दूसरा वाला ब्रैकेट का पहला जोड़ करके 2 से भाग, पहला वाला ब्रैकेट का दूसरा वाला ब्रैकेट का दूसरा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। जैसे -10 में 6 को जोड़ेंगे, यहाँ का पहला लेंगे -10, दूसरा ब्रैकेट का 6, -10 और 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों -4 होगा, इसमें 2 से भाग देना है तो दोस्तों ये -2 होगा। उसके बाद पहला ब्रैकेट का दूसरा वाला 6 और दूसरा ब्रैकेट का दूसरा वाला -6, इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा दोस्त, ये भी माइनस में क्या होगा, 4 होगा, माइनस में 4 होगा, जोड़ 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या होगा, -2। तो दोस्तों -2 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार, जो पहला वाला ब्रैकेट में है ये x और ये y, और फिर ये होगा x और ये होगा y। तो यहाँ पे 2 बार x 2 बार y हो गया, तो पहला वाला को x1, दूसरा वाला को y1, और फिर यहाँ तीसरा वाला को x2 और चौथा वाला को y2 कहते हैं। तो फार्मूला जो होता है मध्य बिंदु का वो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और फिर होता है y1 और प्लस y2 बटे में 2, इससे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट है दो बिंदु की बीच की दूरी निकालना है। दोस्तों दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, इससे आप अच्छा से याद कर लीजिए, ये 2 नंबर में भी आता है। तो इसमें क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला पे बनाएंगे तो आंसर आएगा। दो बिंदु यानी 2 ब्रैकेट जब भी रहे, इसमें कोई संख्या रहेगा भुज कोटि, इसमें भी रहेगा, 2 ब्रैकेट रहे, इसके बीच की दूरी पूछे तो दोस्तों ये फार्मूला लगाना है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस होगा दोस्त, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। यदि आप इस फार्मूला पे बैठाएंगे ये वाला प्रश्न दोनों बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो दोस्तों
बोल रहा है 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है x² + y²। अभी हम शुरुआत में भी आपको बताए थे दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 और 16 कितना होगा, 25 16 41 होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र पे ये सभी सवाल है, आप देख लीजिएगा ऊपर में ये सभी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है ये भी अभी हम आपको समझाएं। y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, देखिए 3, 5 इसका बोल रहा है क्या, ये बिंदु है y अक्ष से दूरी। तो दोस्तों ये जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। तो दोस्तों बोला है y अक्ष से दूरी, तो y रह गया 5, 5 से दूरी कौन है 3, इसका आंसर 3 होगा, बहुत आसान है। अगर बोलता x अक्ष से दूरी तो दोस्तों x अक्ष से दूरी क्या हो जाता, 5 हो जाता आंसर। चलिए नेक्स्ट ये बोल रहा है दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, अभी हम सूत्र बताए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सूत्र ही पूछ लिया है, तो आपका हो जाएगा √x² + y²। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि -4, 3 किस पाद में है। तो दोस्तों ये किस में होगा बताइए, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, अभी पीछे बताते हुए आए हैं। आगे बोल रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगा, y से x हो जाएगा, x से बोलेगा तो y हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है आपको फिर से मध्य बिंदु अभी हम बताए थे, ये तो वही सवाल है -2 जो आया था। इसमें देख लीजिए 6 और 4 को जोड़ेंगे, सॉरी -10 और 6 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, बटे 2 करना है, और 6 और इसको भी जोड़ेंगे तो -4/2 होगा। रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों, -2 होगा, ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है दोस्तों, ये माइनस होगा, -2 होगा। नेक्स्ट है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दोस्तों दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। दो अक्षों, जैसे ये एक अक्ष हुआ y और y डैश, और ये x और x डैश हो गया, तो बीच में जो प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, x का मान भी 0, y का मान भी 0। चलिए मूल बिंदु से दूरी सूत्र फिर से आ गया है। 2 और 3 की दूरी निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर कितना, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना होगा 13, √13 हो जाएगा। और फिर से आ गया मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु आप निकाल लीजिएगा। देखिए -2 और -6 को जोड़ेंगे तो -8 होगा, बटे 2 करना है, और फिर से 8 और -4 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, और बटे 2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। तो दोस्तों -4 -2 कहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों -4 और दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में दोस्त, प्लस में 8 और -4 है, तो ये जोड़ेंगे जब इसको तो शुरू में कितना जोड़े थे, -2 -6 को जोड़ेंगे तो -8 हुआ था, बटे 2 हो गया, और प्लस में 8 और -4 को, तो ये 4/2 होगा, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2। ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी वाला होगा। अब देखेंगे त्रिकोणमिति से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 8 sec² थीटा -8 tan² थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों एक होमवर्क यहाँ से नोट करना है, त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं पहले आप उन्हें याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद रहेंगे तो सवाल भी बनेंगे। दोस्तों आप एक फॉर्मूले पढ़े होंगे, sec² थीटा -tan² थीटा का मान 1 होता है, कितना होता है 1। 8 को यदि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा sec² थीटा माइनस में tan² थीटा, इसका मान 1 होगा, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। सेम इसी सवाल को यहाँ पे 9 लिख करके दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, और 9 जब कॉमन लेंगे तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। sec² थीटा -tan² थीटा का मान 1 होगा, 1 गुना 9 होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में tan 60 का मान है। दोस्तों tan 60 का मान √3 होता है। दोस्तों आपको tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 सभी का मान याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दोस्तों मान याद कर लेना है। हम आपको बता देते हैं tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होगा, और tan 60 का √3 होगा, और tan 45 का 1 होता है, tan 90 का अपरिभाषित होता है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/कोसेक थीटा होगा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, गुना करने पे क्या होता है, ये 1 होता है, तो वहीं से ये फार्मूला बना है, 1/कोसेक थीटा होगा। वैसे साइन थीटा बराबर P/H भी होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। दोस्तों √2 किसका मान होता है बताइएगा, √2 किसका मान होता है। देखिए tan 60 का मान अभी हम बताएं √3 होता है, cos 45 का मान 1 बटा कितना होता है √2 होता है, और sin 30 का मान 1/2 होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा 1/sin 45, तो दोस्तों 1/sin को लिखेंगे कितना, तो कोसेक 45, ये कोसेक 45 होगा। sin 45 का होता है, मतलब कोसेक 45 का होता है कितना, √2 होता है। कोसेक 45 का √2 होता है। sin 45 का 1/√2 होता है, कोसेक 45 का √2 होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कोस 60 डिग्री +1 और कोस 60 डिग्री -1, इसका मान निकालना है। दोस्तों कोस 60 का मान होता है 1/2 और +1 करना है, अब बटे कोस 60 का फिर होता है 1/2 माइनस इस बार 1 करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ से जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं बस इसे आप माइंड में किसी तरह से बैठा करके रखिएगा। देखिए साइन और कोस जब भी दिखे बटे में और थीटा को जोड़ करके कितना हो 90, 38 और 52 कितना होगा, तो 38 और 52 90 होगा, तो इसका मान 1 हो जाता है। देखिए ये पूरा का मान जब भी थीटा को जोड़ करके 90 होगा तो इसका मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पे गुना के रूप में 2 है तो 1 गुना 2 कितना होगा 2 होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। साइन 38 बटे कोस 52 का मान 1 हो गया, साइन 38 बटे कोस 52 का मान 1 हो गया, और गुना के रूप में जो 2 है 2 से गुना करना है, दोस्तों ये हो जाएगा 2, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न है 1 + cot² a बटे 1 + tan² a, इसका मान क्या होगा। दोस्तों इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा cot² a। हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ ऊपर में है cot² a, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया cot² a। ऊपर में रहेगा cot² a, नीचे में tan² a, 1 + cot² a ऊपर में, नीचे में 1 + tan² a, तो दोस्तों ऊपर में जो रहेगा वही आंसर होगा cot² a। ये ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है sec² a, sec² a बटे में है 1 + cot² a। दोस्तों sec² a और बटे में 1 + cot² a, इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों ऊपर में है आपका sec² a और बटे 1 + cot² a को लिख सकते हैं क्या, cosec² a, cosec² a लिख सकते हैं ये 1 + cot² a को। देखिए सेक का क्या होता है, कोस का होता है b/h, इसका होता है h/b, इसका ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, बटे साइन का होता है p/h, इसका होता है h/p। अब इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे है h, ऊपर में h/b हो जाएगा, और गुना देंगे तो नीचे का ऊपर चल जाएगा। दोस्तों इसका क्या होता है h/p ना, तो p जाएगा ऊपर, नीचे में आएगा h। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या होगा, h से h कट जाएगा, p/b बचेगा, p/b बचेगा, और p/b किसका होता है, तो दोस्तों ये होता है tan का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर tan² a, डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए, 1 + tan² a है, 1 + tan² a और नीचे में है cosec² a। सेम सवाल है, बस देखिए ऊपर में 10 है तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, tan² a हो जाएगा। अभी हम आपको ऊपर बताए तो ऊपर में अगर कोट रहे तो कोट हो जाता है, लेकिन ऊपर में 10 है तो tan² a हो जाएगा। दोस्तों ये cosec² a को लिख सकते हैं 1 + cot² a, सेम सवाल है। आगे देखिए साइन 38 बटे कोस 52 है, ये हुबहू सवाल है, इसका मान साइन 38 बटे कोस 52 का मान होगा 1, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे 4 रहता तो 4 गुना 1 4 होता। नेक्स्ट है, यदि कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, दोस्तों कोस 30 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा मान याद कर लेना है। नेक्स्ट है साइन a बराबर 3/4, तो कोस a का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि साइन a अर्थात साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। दोस्तों साइन थीटा का फार्मूला जो होता है साइन a बराबर p/h, सीमा पागल है, p/h, तो यहाँ से आपको निकालना है b, तो b निकालने का फार्मूला क्या होता है √h का स्क्वायर, तो h का मान कितना होगा, h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस, और आपका क्या होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, p कितना है तो p का मान है 3, 3 का 9 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 7, रूट में 7 आएगा, किसका मान तो b का मान। और कोस का क्या होता है b/h, कोस बना है b/h, तो b/h होगा तो b का मान √7 हो गया, तो √7 ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आता है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा 0। अब कैसे होगा दोस्तों, पाई का मान 180 रखेंगे, 180 त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 होगा,
तो दोस्तों साइन 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। 1/√2 माइनस में 1/√2 प्लस में, तो ये कट गया माइनस प्लस जीरो। इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि माइनस प्लस ये कट गया, इसका मान हो गया जीरो। ठीक है, माइनस में आप यह देखिएगा माइनस में π/4 है और प्लस में π/4 है, प्लस में और माइनस में कट गया जीरो। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये जीरो होता है। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होता है 1। टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये जो है आपका माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसको इस पार भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए नेक्स्ट है किसका मान 0 के बराबर है, यानी किसका मान 0 के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा कोस 90। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है आगे, और टेन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। दोस्तों मान आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, इसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? अर्थात ये √3 को उस पार भेजेंगे तो 2/√3 होगा। 2/√3 किसका मान होता है? दोस्तों साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका अपोजिट होगा। तो दोस्तों और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये कोसेक है, कोसेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 1 + टेन स्क्वायर ए, 1 + टेन स्क्वायर ए बटे में है कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो अभी हम आपको बताए थे ऊपर में टेन स्क्वायर ए है तो आंसर भी क्या होगा? टेन स्क्वायर ए होगा, और ऊपर में कोट स्क्वायर ए रहता तो कोट स्क्वायर ए होता। नेक्स्ट बोल रहा है √2 कोस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? ये √2 को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा 1/√2। 1/√2 कोस कितना का मान होता है? दोस्तों 45 का होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? दोस्तों ऊपर में है कोट तो आंसर हो जाएगा कोट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी यदि आपको मान याद है तो आपको पता चल जाएगा ये 30 डिग्री होगा। कैसे होगा? दोस्तों ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, तो कितना का मान होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप वैल्यू रख करके, मान रख करके बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 10 30 डिग्री। तो दोस्तों 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3, उसको सोल्व करेंगे और नीचे भी रखेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 10 60 के बराबर। √3 आएगा, इसको सोल्व करके √3 आने के बाद जो 10 60 होता है वो बराबर होता है। नेक्स्ट है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। दोस्तों ये जीरो रखने से बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए कोस 67 डिग्री बटे साइन 63 डिग्री है, तो 67 और 23 को जोड़ने पर कितना होगा? 90 होगा, तो इसका मान 1 होगा, इसका मान होगा 1, लेकिन यहाँ पे 2 है इधर साइड में गुना के रूप में, तो 2 गुना 1 क्या होगा? 2 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों आपको थीटा देखना है। यहाँ पे देखिए थीटा 15 और 75 कितना होगा? 90, और साइन कोस है तो 90। यदि थीटा को जोड़ करके 90 हो, साइन कोस हो, तो उसका मान 1 होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम बात था, लेकिन यहाँ पे जो 2 था ना, तो इसका तो मान 1 हो गया, लेकिन 2 से गुना करने पर 2 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर साइन 9 डिग्री बटे कोस 81 डिग्री है, 9 और 81 को जोड़ने पर कितना होगा? 90, और साइन कोस है तो दोस्तों इसका मान क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन 20 डिग्री और साइन आपका कितना है? 70 डिग्री। तो दोस्तों 70 और 20 90 हो गया, तो दोस्तों इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 तो हो गया, लेकिन इधर माइनस में भी 1 है, तो ये माइनस प्लस कट गया, तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट है टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों टेन 60 का मान √3 होता है, कई बार बता चुके। नेक्स्ट है टेन π/2 का मान क्या होगा? दोस्तों पाई का मान 180 लेना है, तो पाई का मान 180 लेंगे, 2 से भाग देंगे तो 90 होगा। तो दोस्तों टेन 90 का जो मान होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, ऑप्शन डी सही होगा, अपरिभाषित। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। आगे देखिए a+b बराबर, यदि a+b बराबर 90 डिग्री हो तो कोस a बराबर क्या होगा? दोस्तों कोस a बराबर बताना है, यानी देखिए a का मान 45, b का मान 45, 45 90 हो गया, तो a का मान 45 हो गया, तो कोस 45 का मान कितना होगा? कोस 45 का मान होगा 1/√3
2, 1/√2 और b का मान भी कितना है 45 है। तो दोस्तों साइन बी इसका भी मान कितना होगा, साइन 45 का मान 1/√2, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है, यानी √3/2 किसका मान होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का भी होता है, साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है कौन साइन 60 के बराबर है। देखिए ये दोनों प्रश्न अच्छा से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कौन साइन 60 के बराबर है, यहाँ देखिए कोस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो वही सवाल है यहाँ पे, साइन 60 किसके बराबर है, तो कोस 30 के बराबर होगा। कोस 30 के बराबर है, कोस 30 डिग्री के बराबर है साइन 60, यानी साइन 60 का मान होता है ये √3/2, तो कोस 30 का भी मान होता है वही √3/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट अब आ चुके हैं हम लोग 10वां चैप्टर वृत्त। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। दोस्तों अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आप इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए। समचतुर्भुज होगा यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। आगे प्रश्न है बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये होगा आपका कितने, 3 होगा, बाह्य स्पर्श करना चाहिए। नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों 360 डिग्री का बनता है, वही अर्धवृत्त का बोले तो 180 डिग्री। नेक्स्ट है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, ये वृत्त हो गया, एक बाहरी बिंदु P हो गया, ठीक है, P से P बिंदु से एक PA रेखा खींचा गया एवं PB और यहीं से एक B रेखा खींचा गया, ठीक है। यदि PA का मान 8 है तो PB की लंबाई क्या होगा। दोस्तों ये जो बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये दोनों स्पर्श रेखा समान होता है। यदि एक 8 है तो दूसरा भी कितना होगा, 8 होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, अभी तो बताएं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है तो दूसरा भी 8 होगा। नेक्स्ट है वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। ये रहा वृत्त और ये रहा रेखा, किसी एक ही बिंदु पर मिलेगा, एक ही बिंदु पर यदि मिलेगा तो वह क्या होगा, स्पर्श रेखा होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। यदि दो बिंदु पर मिले तो उसे बोलेंगे छेदक रेखा। चलिए नेक्स्ट है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA की लंबाई 6 cm हो तो PB की लंबाई क्या होगा। सेम प्रश्न है, वहाँ पे 8 दिया हुआ था एक रेखा की लंबाई, दूसरी का पूछा था, यहाँ पे 6 है तो दोस्तों दूसरी भी क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा 2। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2। नेक्स्ट है किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे को 80 डिग्री का कोण बनाती है। यदि O केंद्र हो तो एंगल POA का मान क्या होगा। दोस्तों ये रहा आपका वृत्त, ये रहा बाहरी बिंदु, यहाँ से जब कोई भी रेखा इस तरीके से ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है, यहाँ पे केंद्र है, तो दोस्तों यहाँ पे ये कोण, केंद्र वाला कोण और ये जो झुकाव है, ये इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है। दोस्तों यहाँ पे जो 100 होता है तो एक होता है 50 का और एक होता है 50 का, 50 50 100 इस तरीके से। तो आपसे ये वाला पूछा गया है, एक का मान तो 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दो वृत्तों के, जैसे हम त्रिभुज वाले चैप्टर में बताए थे, बस सेम उसी पे आधारित ये प्रश्न है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² और y² है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जो क्षेत्रफल का अनुपात रहता है और त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा x अनुपात y, x अनुपात y हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात। जब त्रिज्या का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। दोस्तों अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, यहाँ देखिए अर्धवृत्त की परिमिति होता है आपका
पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r इस फार्मूला पे यदि आप बैठाएंगे, अर्धवृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान से सुनिए, जो त्रिज्या का अनुपात होता है, जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी वाला 2:3 होगा। नेक्स्ट है अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बहुत बार पूछा गया है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बोला अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा? तो अभी हम बताए थे पाई आर प्लस 2r होता है। नेक्स्ट है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3। तो दोस्तों 2:3 होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल का अनुपात था, त्रिज्या का अनुपात ऐसे निकाला जाता है। यदि त्रिज्या का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? दोस्तों वृत्त की परिधि होता है आपका, क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। नेक्स्ट है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, अर्थात परिधि क्या होगा? तो पाई आर प्लस 2r होता है। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? यानी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो जो उसकी त्रिज्या होता है वो होता है 2 मात्रक। याद रखिएगा ये हुबहू आता है। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या होगा 2 मात्रक। व्यास पूछे तो व्यास होगा कितना? 4 मात्रक। नेक्स्ट है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? दोस्तों अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है उस पर आप बैठा करके इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या का निकालना है तो वर्गमूल निकालना होगा। 4 का वर्गमूल होगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, यानी 2:1 होगा। आगे है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगा 2 इकाई अर्थात 2 मात्रक। चलिए नेक्स्ट है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 मीटर होता है और व्यास पूछेगा तो 14 मीटर होगा। त्रिज्या पूछा है 7 मीटर, ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 2 मात्रक होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सभी प्रश्न हम आपको अभी बता चुके हैं, वो रिपीटेड प्रश्न है, एक बार इन्हें देख लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये θ/360 होता है ना दोस्त, ये 2 से कटेगा 720 360 बार में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न अभी बता दिए कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा, त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा ना कि सी। नेक्स्ट है दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ है x, परिधि क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों परिधि दिया हुआ है x अनुपात y के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। जब ये त्रिज्या का अनुपात हो गया तो क्षेत्रफल का निकालना है तो स्क्वायर कर देना है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। नेक्स्ट है दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? हम बोले थे परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात समान होता है, जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का पूछा है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
आगे है त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का आयतन, ये था गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन बोले तो बस 2 से भाग दे देना है दोस्तों, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है यदि शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः बड़ी आर और छोटी आर हो तथा ऊंचाई छिन्नक की कितना है h हो, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा दोस्तों। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। नेक्स्ट है त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। चलिए अब देखते हैं सांख्यिकी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों पहला प्रश्न है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों। बहुलक कहलाता है। यानी जो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। नेक्स्ट है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य दोस्तों, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हुआ। इसका माध्य पूछा है तो दोस्तों सभी संख्याओं को जोड़ करके 5 से भाग देंगे। तो दोस्तों 0 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे, ये जगह 3 3 6 4 10 हो जाएगा। 10 अब बटे कितना संख्या है, 5 संख्या है, 10 में 5 से भाग देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये वैसे प्रश्न है जिसे देखते ही आप आंसर बता देंगे। बोल रहा है 3,5 3,5 2,5 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा दोस्तों। बहुलक का फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो संख्या अधिक बार आई है, अधिकतम बार आई संख्या बहुलक होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 सबसे अधिक बार आया है। 5 देखिए 1 2 3 4 बार 5 आया है, तो दोस्तों बहुलक हो गया 5। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इस संख्या का बहुलक क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे 7 होगा बहुलक, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार आया है। 1 2 3 3 बार 7 आया है, बाकी सभी संख्या 1 से 2 बार है। नेक्स्ट देखिए फिर से बहुलक पूछा है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 3 जो है वो 2 बार आया है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा दोस्तों। ये माध्यक कहलाता है, ठीक है। संख्या को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो बीच में जो आएगा वो माध्यिका कहलाता है। नेक्स्ट है किसे केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों ये है माध्य, जबकि किया जा सकता है वो होगा माध्यक। नहीं बोलेगा तो माध्य और किया जा सकता है माध्यक। यानी कहने का मतलब बीच का आंसर निकाल लेंगे, संख्या को घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो बीच का आंसर जो होगा वो माध्यक होगा या माध्यिका होगा, लेकिन माध्य नहीं होगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला है सभी संख्या को जोड़ो और जितना संख्या उतना से भाग दो। नेक्स्ट है वही प्रश्न यहाँ पे है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है। माप है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माध्यक, ठीक है, माध्यक होगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या हो गया। इन सभी को जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा दोस्तों। 3 हो जाएगा, 3 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है a माइनस बी, a और a प्लस बी का माध्य क्या होगा दोस्तों। यदि इसे आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन ए होगा, a ही बचेगा, ठीक है। माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, ठीक है, और 3 गो a होगा और संख्या यहाँ पे कितना है, तो संख्या यहाँ पे 3 है। 3 a में 3 से भाग देंगे, 3 3 कटेगा, a बचेगा। चलिए यहाँ पे माध्यिका पूछा गया है। माध्यक या माध्यिका पूछे तो संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या है 1 और 1 से बड़ी है कितना, तो दोस्तों 1 से बड़ी है 2 और 2 से बड़ी है आपका 3, उसके बाद 3 से बड़ी है आपके पास 4 और उसके बाद 4 से बड़ी है आपके पास 5, उसके बाद 5 से बड़ी है आपके पास 6, कितनी है 6, और उसके बाद 6 से बड़ी है आपके पास 7। ये सभी संख्या है। अब इसका निकालना है माध्यक। दोस्तों कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है दोस्तों। इधर से 3 काट देंगे और इधर से 3 काट देंगे तो बीच का जो आंसर होगा वो होगा 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला। इसी तरीके से आपको बनाना है जब भी माध्यिका या माध्यक पूछे। दोस्तों बहुलक का सवाल आप देख सकते हैं, जो संख्या अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। चलिए इस तरीके से आप माध्यक बहुलक भी निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए माध्यक दिया हुआ, यहाँ पे इन सभी संख्या का माध्यक निकालना है। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, सबसे पहले छोटा फिर छोटा
फिर बड़ा 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 ऐसे करके लिख देंगे, बीच में जो आएगा वही हो जाएगा आपका माध्यक। नेक्स्ट है 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्यक क्या होगा? 1 से लगातार 3, तो 1 2 3, इसका माध्यक क्या होगा दोस्त? इसका माध्यक 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1 2 3 हो गया, इसका माध्यक कितना होगा? 1 और 2 3 और 3 3 कितना होगा? 6, 6 बटे कितना होगा? 3, इसको काटेंगे 6 बटे 3, ऑप्शन सी होगा, या फिर 2 भी हो सकता है, और 6 बटे 3, ऑप्शन में 6 बटे 3 है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा? आप निकाल लीजिएगा, बहुलक पूछा गया है, माध्य माध्यक दिया हुआ है, आपसे बहुलक पूछा है। दोस्तों ये है आपका माध्य दिया है 26.8, माध्यक दिया है 27.9, तो बहुलक पूछा है। अभी हम बताए थे जो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, तो माध्यक का मान कितना है? 27.9 और माइनस 2 गुना माध्य, माध्य दिया है 26.8। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, माध्य पूछा गया है, फिर यहाँ से बहुलक है, बहुलक है 3 लगातार संख्याओं का माध्य अभी निकाल दिए थे 2, ये बहुलक निकालना है। आगे बोला है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का क्या होता है दोस्तों? a + b/2 होगा, a + b/2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से सभी प्रश्नों को देख लीजिए। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है? तो माध्यक होगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माध्यक, केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्यक। नेक्स्ट है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। आगे है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, जो बहुलक होता है वो अधिकतम बारंबारता वाला होता है। चलिए अब है आज का लास्ट चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। बोला किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और जो आपका होता है अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और जो प्रायिकता होता है वो 0 से लेकर के 1 इसी के बीच में होता है। जो भी प्रायिकता का मान होगा वो 0 से छोटा, 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। 1 से यदि बड़ा हो तो वो प्रायिकता नहीं होगा, और 0 से यदि छोटा हो तो वो भी क्या होगा? प्रायिकता नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता होगा, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा। आगे बोला यदि ई कोई घटना हो तब पीई अर्थात घटना होने की प्रायिकता, पीई डैश अर्थात घटना नहीं होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकताओं का जो योग होता है निश्चित अनिश्चित का, उसका मान 1 होता है। कितना होता है? पीई + पीई डैश का मान 1 होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए 0 1 और जो 0.9 है ये क्या है? प्रायिकता का मान हो सकता है। 0.9 क्या है? 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा 0 से बड़ा प्रायिकता होगा, माइनस में प्रायिकता नहीं होगा। 1 से बड़ा होगा वो भी प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट है किन्हीं घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव बोले या अनिश्चित बोले, उसकी जो घटना होता है प्रायिकता उसका क्या होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, माइनस वाला कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? दोस्तों माइनस वाला प्रायिकता नहीं होगा। आगे है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, फिर से आ गया माइनस, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगा। आगे है किसी घटना ई के लिए पीई बराबर 0.05 हो तो पीई डैश का मान क्या होगा? तो दोस्तों पीई + पीई डैश का मान 1 होता है। तो दोस्तों आपको 1 में से घटा लेना है इनको, ठीक है? 1.00 लेकर के आप इसको 0.05 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 10 में से 5 गया 5 होगा, 9 में से कुछ नहीं गया 9 होगा, पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, 0.95, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। दोस्तों माइनस में नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बोला ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? दोस्तों यदि हम देखें लाल बादशाह पूरे 52 पत्ता में, तो लाल बादशाह होता है 2, अब पत्ता कितना होता है टोटल? 52। तो दोस्तों ये होगा 2/52। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट करके हो जाएगा आपका 1/26, 1/26 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, 26 दूना 52। ठीक है, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता पूछा था। टोटल बादशाह होता है 4, जिसमें 2 होता है काला बादशाह, 2 होता है लाल बादशाह।
चलिए, ये सभी प्रायिकता का क्वेश्चन है, एक झलक आप इन्हें देख लीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और ये सभी प्रश्न हम बता भी चुके हैं आपको। एक प्रश्न यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम होगा 8। 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम होगा 8, जिसमें से 4 होगा आपका हेड और 4 होगा टेल। तो यहाँ पे बोला हेड आने की प्रायिकता, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, एक पासा का हम आपको बता देते हैं। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों पासा अर्थात आपका लूडो, उसमें 5 कितना होता है, 5 एक ही को होता है। तो दोस्तों 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगा। ये सब प्रश्न आप चुटकी मुड़ा देंगे, 1/6 ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, आगे बोला है एक पासा को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों एक पासा को फेंकने पर आभास संख्या, दोस्तों पासा में आपका 1 से लेकर के कितना तक लिखा रहता है, 1 से लिखा रहता है आपका 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो बोला आभास संख्या, तो आभास संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5 आभास संख्या है। तो आभास संख्या कितना है दोस्त, आभास संख्या 3 है, तो 3 बटे कितना होगा, 6 होगा। 1/2 आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 1/2। आगे है यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो ये प्रायिकता होगा, प्रायिकता या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा प्रायिकता का मान, या 0 के बराबर होगा। और इसका अर्थ है कि प्रायिकता का मान जो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी में जो सूत्र लिखा हुआ है ये, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों का नोक एक ही तरफ घुमा हुआ रहेगा, इस तरफ बाएं तरफ ही घुमा हुआ रहेगा। बाकी सब ऑप्शन आप ऐसे करके एलिमेंट कर सकते हैं और पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।